Hi all. So now our topic will be National Curriculum Framework NCF 2005. आज हम इसके बारे में ब्रीफिंग देखेंगे कि जो NCF है वो एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, NCF 2005 जो है इसका पूरा नाम याद रखिएगा. इट्स फुल नेम इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. इसको बनाया किसने था, किसने इस पे सबसे ज़्यादा काम किया था? दैट वाज NCERT, जिसने NCF जो है उस पर सबसे ज़्यादा काम किया था और उसको और ज़्यादा डेवलप किया था. ठीक है, NCERT का अगर आपसे पूरा नाम पूछें, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. करेक्ट. अब ये क्या है, NCERT जो है उसने NCF को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि वो करिकुलम जो है उसमें प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके. सो बेसिकली इट्स अ डिज़ाइनिंग टूल. ठीक है, ये डिज़ाइनिंग टूल होता है जो स्कूल करिकुलम में यूज़ किया जाता है. अब अगर आपसे पूछा जाए, सीटेट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है कि जो NCF है वो अभी तक कितनी बार बने हैं या कितनी बार आ चुके हैं, तो वो है NCF 4 बार अभी तक बन चुके हैं. ठीक है, जो NCF 2005 है इट्स द 4th फ्रेमवर्क. सबसे पहला NCF आया था 1975 में, दूसरा NCF आया था 1988 में, तीसरा आया था 2000 में और जो लास्ट NCF है दैट इज NCF 2005. कई बार सीटेट ये क्वेश्चन पूछता है इन विच ऑफ द ईयर NCF was not made और NCF was not published. तो 1975 में है, 1988 में है, 2000 में है, 2000 में है और 2005 में है. इसका मेन काम ये था कि जो NCF है उसके थ्रू जो एजुकेशन है आप उसको कितना ज़्यादा रिलेवेंट और कितना ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो, क्योंकि NCF में कुछ चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था. सबसे पहला था कि बच्चे को आप जो भी ज्ञान दे रहे हो या बच्चे को आप जो भी अधिगम करवा रहे हो वो उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से क्या ऐसा होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए. अगर बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करके नहीं पढ़ रहा है तो कभी भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी. तो NCF जो है वो कैसा होना चाहिए, रिलीवेंट एजुकेशन होनी चाहिए. बच्चा अगर 6 क्लास में है तो आप बच्चे को 6 क्लास का ही पढ़ाइए. अगर बच्चा 10th क्लास में है तो बच्चे को आप 10th क्लास का ही पढ़ाइए. इंक्लूसिव होना चाहिए. इंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा, जिसमें सारे बच्चों को एक जैसी एजुकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर दी जाती है. इंक्लूसिव में कभी भी आप इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसको रन करते हैं. दूसरा, इसमें कभी भी स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ नहीं होती. मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए. जितना ज़्यादा आप रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चे को अधिगम कराएंगे वो उतना ज़्यादा अर्थपूर्ण अधिगम करेगा. अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि जो NCF 2005 है उसके की फीचर्स क्या हैं, पहला है होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब बच्चे का संपूर्ण विकास कीजिए. मतलब यही नहीं कि बच्चे को आप सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति करवा रहे हैं, नहीं, बच्चे को आप ऑलराउंडर बनाइए. सो इट्स ए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. इसमें आप बच्चे को इंटेलेक्चुअल बनाइए, यानी कि बुद्धिमान बनाइए. बच्चे को सामाजिक ज्ञान दीजिए कि समाज में किस तरह से इंटरेक्ट किया जाता है. बच्चे का शारीरिक विकास कीजिए कि किस तरह क्या खाना है क्या नहीं खाना है. इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल एस्पेक्ट यानी कि नैतिक विकास. तो बच्चे को आपको सब तरीके से विकसित करना है. बच्चे में संवेगात्मक विकास हो, बच्चे में सामाजिक विकास हो, बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट हो और बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो. दूसरा था NCF 2005 का की फीचर कि ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है. मतलब इसमें आप में को बच्चे जो है उसको बीच में रखना है. ठीक है, इट एडवोकेट्स फॉर ए शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग. जब आप बच्चे को सेंटर में रखोगे ना तो बच्चा क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा. और जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो वो मीनिंगफुल लर्निंग करेगा. उससे बच्चा रोट मेमोराइजेशन जो है, रोट मेमोराइजेशन मतलब चीज़ों को रटना, उससे दूर हटके बच्चा कहाँ जाएगा, खुद से चीज़ों को समझने की तरफ डाइवर्ट होगा. ठीक है, और इसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. थर्ड इज कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग. कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग मतलब बच्चा संरचनावादी तरीके से आगे बढ़ेगा. बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण क्या है, खुद से करेगा. इसमें बच्चा क्या करता है, एक्टिवली इंगेज होगा. एक्टिव प्रोसेस होती है ये. कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जो होती है ना, हमेशा याद रखिएगा एक्टिव प्रोसेस होती है. क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी नॉलेज को क्या करता है, खुद से कंस्ट्रक्ट करता है. कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब अगर कंस्ट्रक्शन वैसे देखें हिंदी में तो क्या होता है, बनाना. मतलब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से बनाता है. जैसे जैसे वो लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करता है, जैसे जैसे रियल लाइफ सिचुएशंस के टच में आता है, वैसे वैसे बच्चा अपनी नॉलेज को एनहेंस करता है.
यहाँ पे टीचर जो होता है ना वो फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर का मतलब टीचर का काम ये है कि बच्चे को आप सिर्फ एक ऊपरी हेल्प कीजिए, कहीं बच्चा स्टक हो रहा है तो उसको आप क्लूज दीजिए, रेदर देन द नॉलेज प्रोवाइडर्स। इसमें ये नहीं है कि आप ज्ञान का भंडार बन जाइए, बच्चा जो है वो पैसिव हो जाए और आप पोडियम पे खड़े होके ज्ञान देके चले जाएं। सो बेसिकली इट्स रिलेटेड विद लेक्चर मेथड, कि बच्चे को लेक्चर मेथड से मत पढ़ाइए। नेक्स्ट इज इंक्लूजन एंड इक्विटी। इंक्लूजन मतलब समावेशी। समावेशी का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप सारे बच्चों को एक जैसी एजुकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर देते हैं। इक्विटी मतलब समानता, जहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चों के बीच में कोई भी आइसोलेशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इक्विटी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई क्लासरूम है, इसमें अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, ये इंटेलिजेंट होगा, ये नॉर्मल होगा, ये बिलो एवरेज होगा, ये एवरेज होगा। तो उस कंडीशन में ये नहीं है कि आप क्लास डिवाइड कर दोगे, आप इस पे फोकस्ड रहोगे, इन 3 पे फोकस्ड नहीं रहोगे, नहीं, हमें नॉन इक्विटी नहीं इक्विटी को फॉलो करना है, मतलब चारों ही बच्चों पे इक्वल ध्यान देना है, ठीक है। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एनसीएफ में इसलिए ऐड की गई थी कि जिससे हर बच्चे की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रख करके हम क्या करें, बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करें, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उस कंडीशन में आप बच्चे को विजुअल एड दीजिए, हियरिंग एड दीजिए, मतलब उसको सुनने की मशीन दीजिए, देखने के लिए कुछ प्रोवाइड कीजिए, बच्चे को टैक्टाइल चीज़ें दीजिए। टैक्टाइल मतलब जिनको वो छू सके। अगर मान लीजिए किसी बच्चे में लर्निंग डिसऑर्डर है, कोई डिसलेक्सिया से पीड़ित है, कोई डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, तो उन बच्चों को भी आपको सेम ही प्लेटफॉर्म पे रख के पढ़ाना है। अगर किसी बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो सबको आपको इग्नोर करना है और सारे बच्चों की जो नीड है उसको ध्यान में रखकर एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है ना, उसमें हमने बहुत फोकस्ड होके पढ़ा था कि इसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसको रन किया जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जहाँ पे हर एक बच्चा जो है उस पर आप ध्यान देते हो, उनकी जो नीड है उसको दिमाग में हम रखते हैं। इट स्ट्रेस इक्विटी इन एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा में जो समानता है उस पर ध्यान दिया जाता है। बेसिकली इसमें इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि सारे जो बच्चे हैं वो सेम एजुकेशन लेके स्कूल से निकलें। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज एंड लाइफ स्किल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या होता है, एनसीएफ बच्चों को जीवन जीना सिखाता है, ठीक है। जीवन जीना सिखाएगा, उनको आगे उनकी जो लिवलीहुड है, जो लाइफ है, उसको कैसे जीना है उस पर भी इसमें फोकस किया जाता है। बच्चे को मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, बच्चे के अंदर एथिक्स डेवलप की जाती हैं, बच्चे के अंदर जिंदगी को जीने का एक जो नज़रिया होता है वो डेवलप किया जाता है। तो इसमें वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल, लाइफ स्किल्स, इन सबको करिकुलम से जोड़ के बताया जाता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें हम बच्चे के अंदर पर्यावरण जो है या वातावरण जो है उसको लेके अवेयरनेस डालते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, एनवायरनमेंट को लेके थोड़ा सा सचेत होता है। ही गेट्स रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द नेचर, ठीक है। नेचर को लेके वो रिस्पॉन्सिबल होगा, कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करेगा, लोगों को अवेयर करेगा। इट कम्स अंडर एनवायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट इज करिकुलर एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म। इसमें क्या होता है, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनको हम टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में कहाँ बच्चा स्टक कर रहा है, मान लीजिए किसी को मैथ नहीं समझ में आ रही है, किसी को साइंस नहीं समझ में आ रही है, वो चीज़ देखी जाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स लिए जाते हैं। लर्निंग जो है उसको इंगेज्ड मेथड में, कि बच्चा खुद से अपनी लर्निंग करे, वो सारी चीज़ों पे इसमें ध्यान दिया जाता है। तो पेडागोजिकल रिफॉर्म्स मतलब शिक्षा शास्त्रीय जो मेथड्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम चेंज करना, कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005, कि जो एनसीएफ 2005 है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। बच्चे को आप जो भी ज्ञान दे रहे हो ना उसको स्कूल की बाहरी जिंदगी से जोड़ के पढ़ाइए। सो कनेक्टिंग द नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बच्चे का जो गैप है उसको सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित मत रखिए, उसको रियल लाइफ जो ज्ञान है वो भी, उससे भी उसको अवगत कराइए। सो मेक हिम अवेयर थ्रू द रियल लाइफ सिचुएशंस ऑल्सो, ठीक है। तो जो हम एक गैप रखते हैं ना, बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रखते हैं, हमें उससे बच्चे को बाहर निकालना है।
शिफ्टिंग फ्रॉम रोट लर्निंग, बच्चे को जो रटना होता है उससे निकालने की बजाय बच्चे को क्या करना है, इंगेज करना है, जिससे बच्चा एक्टिवली चीज़ों को खुद से करे। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, बच्चा तर्क वितर्क जो है वो कर पाए कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। बच्चे के अंदर रीजनिंग डेवलप करना और बच्चे के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको विकसित करना। नेक्स्ट है एनरिचिंग द करिकुलम। जो करिकुलम होता है उसको क्या करना है, हमें एनरिच करना है। कैसे? जब बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, जब आप बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पे फोकस्ड रहोगे और बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी डालोगे कि बच्चा मीनिंगफुल तरीके से चीज़ों को समझे, ना कि रटे, दैट इज एनरिचिंग द करिकुलम। नेक्स्ट इज मेकिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेस फ्री। हमें क्या करना है, जो आप एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको बच्चे पे एक बर्डन के तौर पे नहीं डालना है, बल्कि उसको स्ट्रेस फ्री बनाना है। और वो कैसे होगा, CCE के थ्रू, जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे साल चलने वाले प्रोसेस होती है ये। क्यों? क्योंकि इसमें FA भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, 2 ऐसे होते हैं और 4 FA होते हैं। तो उस केस में क्या है, मान लीजिए ऐसे 1 तक हाफ सिलेबस आ गया, तो ऐसे 2 में बाकी का रिमेनिंग हाफ सिलेबस आएगा। उस केस में बच्चा जो है वो स्ट्रेस नहीं लेता है कि हमें सारी बुक्स जो हैं वो एक साथ कंप्लीट करनी है। नर्चरिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप बच्चे को एक्टिवली इंगेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बच्चे के अंदर कैसी थिंकिंग डेवलप होगी, क्रिएटिव, वो सृजनात्मक तरीके से सोचेगा। बच्चा क्या करेगा, डाइवर्जेंट थिंकर बनेगा, एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश करेगा। रियल लाइफ जो चैलेंज हैं उनके सॉल्यूशंस बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है कोर एरियाज ऑफ NCF 2005। जो NCF 2005 है उसने सबसे ज़्यादा काम किन एरियाज पे किया था? फर्स्ट इज लैंग्वेज। जो NCF 2005 का फोकस था वो सबसे पहले था लैंग्वेज पर, यानी कि बच्चे को आप मल्टीलिंग्वलिज्म पे ध्यान दीजिए। एक जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला आया था, त्रिभाषा फॉर्मूला, उसमें 3 भाषाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। 1961 में जो NCERT है उसने इस पे सबसे ज़्यादा काम किया। जो कोठारी आयोग है उसने भी सबसे ज़्यादा त्रिभाषा फॉर्मूला पे काम किया था। ठीक है, ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसमें पहली लैंग्वेज कौन सी होती है, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, जिससे बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करे, बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, मतलब वो लॉस्ट फील ना करे। सेकेंड लैंग्वेज होती है हिंदी। हिंदी अगर नहीं है, मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम स्टेट है तो वहाँ पे आप इंग्लिश ले सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज जो है वो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। और इसका मेन फोकस था कि बच्चे के अंदर आप मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसको प्रमोट कीजिए, जिससे क्या होता है, सारी लैंग्वेज जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। NCF ने मैथमेटिक्स पे बहुत काम किया था। मैथमेटिक्स में NCF का मेन फोकस था कि बच्चे के अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को बच्चा खुद कैसे सॉल्व कर सकता है, इस पे हमें फोकस रहना चाहिए। और बच्चे के अंदर रीजनिंग कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, यानी कि उसके लाभ क्या है और उसकी हानि क्या है, इस चीज़ को लेके उसके अंदर कैपेबिलिटी बनाना। दूसरा था जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनसे चीज़ों को कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना। तो ये था मैथमेटिक्स में NCF 2005 का गोल। नेक्स्ट इज साइंस। साइंस में क्या होता है, बच्चा खुद से हैंड ऑन एक्टिविटी करे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, हैंड ऑन होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि टीचर जो है वो डेमो दे रहा है और बच्चा सिर्फ पैसिव स्टेट में खड़े होके उनको देख रहा है, नहीं। एक्सपेरिमेंट बच्चा खुद करना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चा क्वेश्चंस पूछे कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से समझ पाए। ठीक है, हैंड ऑन लर्निंग होगी जिससे बच्चा एक्टिवली इंगेज होगा। नेक्स्ट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या होता है, बच्चे को ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार जो हैं उनके बारे में बताया जाता है, जिससे बच्चा इनके बारे में अवेयर हो सके। जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी मतलब जो लैंगिक समानता होती है कि मेल और फीमेल जो हैं उनको इक्वल प्रायोरिटीज देना। जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उससे बच्चे को बाहर निकालना। डाइवर्सिटी, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो उस चीज़ को लेके बच्चे को अवेयर करना। जो आर्ट्स एजुकेशन है उसमें बच्चे का NCF 2005 ने बहुत काम किया था। कैसे, बच्चे की जो आर्ट है और बच्चे की जो क्राफ्ट है उसको करिकुलम से कनेक्ट करके बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप
करना। नेक्स्ट था हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बच्चा जो है वो अपनी वेल बीइंग पे ध्यान दे सके कि कितना वेल मैनर तरीके से हमें अपनी लाइफ जीनी है, कितना अच्छे से हमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, कैसे हम फिट रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज़ वर्क एंड एजुकेशन, कि लाइफ स्किल्स जो होती हैं, वर्क मतलब कि आप जब वर्क प्लेस पे जाओगे तो कैसे आपको वहाँ सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। वोकेशनल अवेयरनेस, कि कैसे आप कहीं पे भी, कई लोग होते हैं आपने देखा होगा टेड टॉक्स वगैरह में आते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो एक बोलने की जो कैपेसिटी होती है या आप कितना इफेक्टिव तरीके से बोलते हो, दिस इज कॉल्ड वर्क एंड एजुकेशन। नेक्स्ट इज की पेडागोजिकल प्रैक्टिस इन एनसीएफ 2005, की जो पेडागोजिकल शिक्षा शास्त्रीय जो प्रैक्टिस है उसमें सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होनी चाहिए। बच्चे की नीड, बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे की लर्निंग ये सेंटर में होनी चाहिए। इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग, बच्चे को आप डिस्कशंस में इन्वॉल्व कीजिए जिससे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। बच्चे को प्रोजेक्ट्स दीजिए, बच्चे को ग्रुप डिस्कशन में डालिए। और कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े। नेक्स्ट है एक्सपेरियंशियल लर्निंग। एक्सपेरियंशियल लर्निंग मतलब बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखे, बच्चा एक्टिविटीज़ करे, रियल लाइफ टास्क परफॉर्म करे और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं उनको अपने तरीके से परफॉर्म करे। नेक्स्ट है लिंकिंग लर्निंग टू कॉन्टेक्स्ट, बच्चा जो भी एजुकेशन ले रहा है या जो भी चीज़ें पढ़ रहा है उनको या तो एग्जाम्पल्स के थ्रू या फिर नॉन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप क्या कीजिए, कनेक्ट करके पढ़ाइए। नेक्स्ट इज रिफॉर्म इन असेसमेंट। एनसीएफ 2005 ने जो आकलन है उसमें क्या क्या रिफॉर्म किया था। पहला था सीसीई को लाना। सीसीई से क्या है, बच्चे के अंदर फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन होता है। इसमें बच्चा एग्जाम का टेंशन नहीं लेता है। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम को फोबिया बना देते हैं, तो उससे बच्चों को ये दूर रखने की कोशिश करता है। बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, पूरे साल चलने वाली प्रोसेस है, तो इसमें बच्चे को टाइम टू टाइम आप फीडबैक दे सकते हो। मार्क्स जो हैं उनको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, ग्रेडिंग सिस्टम में। अब आपने देखा होगा कि कई स्कूल्स जो हैं वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है। इससे क्या है, बच्चे के अंदर कंपटीशन खत्म हो जाएगा। पहले क्या होता था, परसेंटेज आती थी, मान लीजिए किसी की 80% बनी है, किसी की 85% बनी है, तो इन दोनों में क्या होता था, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता था कि इसकी कम है मेरी ज़्यादा है, या इसकी ज़्यादा है मेरी कम है। अब क्या है, ग्रेडिंग होती है। मान लीजिए अगर 81 to 90 के बीच में कोई ग्रेड है तो उसमें क्या बच्चों को B+ मिलता है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि किसकी कितनी परसेंटेज है, किसके कितने नंबर हैं, क्या चीज़ हो रही है। तो ग्रेडिंग में क्या है, कंपटीशन कम हो जाता है। इसमें बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, यानी कि बच्चे का सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सारे विकास जो हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। एक है स्ट्रेस फ्री एग्जाम। जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हो, बच्चे को आप क्या करते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते वक्त टाइम टू टाइम फीडबैक देते हो। हम क्या करते हैं, बीच बीच में बच्चे को असाइनमेंट्स देते हैं। असाइनमेंट से बच्चे की प्रोग्रेस पता चलती है। बच्चों को प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल्स में इंगेज किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जो डाइवर्स क्लासरूम है, मतलब एक क्लासरूम है, इसमें 1000 तरीके के बच्चे बैठे होते हैं, सबके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबके अंदर एक डिफरेंस पर्सनैलिटी होती है। तो वो जो डिफरेंट पर्सनैलिटी है उसको मैनेज करके सारे बच्चों को एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। इसमें बच्चे की जो नीड है उसको ध्यान में रखकर हम बच्चे को हेल्प करते हैं। और जैसा मान लीजिए किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको हियरिंग एड प्रोवाइड कीजिए। और टीचिंग मेथड जो है वो उस तरीके से ध्यान में रख के यूज़ किए जाते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे को कम दिखता है, उसको आगे बिठाइए। किसी बच्चे को दिखता ही नहीं है तो उसको विजुअल एड दीजिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब एनसीएफ 2005 जो है उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आए थे। पहला है करिकुलम ओवरलोड। कई बार क्या होता है कि बच्चा जब एक्टिवली इंगेज होगा और खुद से करके सीखेगा तो उसमें क्या होता है, करिकुलम जो है वो कई बार टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम मीनिंगफुल लर्निंग पे ध्यान देते हैं। उसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो जाती हैं और करिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर द टाइम चला जाता है। नेक्स्ट इज ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट होती है कि बच्चा जो है वो बीच बीच में एडमिशन छोड़ छोड़ के जाते हैं, यानी कि क्लासेस बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो
जो NCF 2005 था उसका मेन एम था कि बच्चे की जो ड्रॉपिंग रेट है उसको कम करना और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने से रोकना। जेंडर एंड सोशल डिस्पैरिटी, अगर मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंस होता है, यानी कि जो अगर जेंडर स्टीरियोटाइप है तो उसको जड़ से ख़त्म करना, और जो इक्वलिटी है कि ना तो लड़के में कोई डिफरेंस है ना लड़की में कोई डिफरेंस है, इस बायसनेस को ख़त्म करके इक्वलिटी को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। इसमें क्या होता है कि जब NCF 2005 ने चेंजेस लाए थे तो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आई थी। टीचर्स जो हैं उनको नए पेडागोजिकल मेथड्स को अपनाने के लिए बोला गया था। मान लीजिए आप सेम मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या है कि आपको अपने मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स, कई बार रूरल एरियाज जो होते हैं यानी कि जो गांव के एरियाज होते हैं उनमें क्या होता है, टीचर्स के पास ना तो रिसोर्स होते हैं ना ही ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, ना तो उनके पास मैप होते हैं, ना आजकल डिजिटल ब्लैक बोर्ड होते हैं, कई बार डस्टर नहीं होते हैं, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होती है। तो उस केस में क्या है कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से इम्प्लाय नहीं कर सकते। इंश्योरिंग अलाइनमेंट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट बोर्ड के बीच में और सेंट्रल बोर्ड के बीच में। सेंट्रल बोर्ड मतलब CBSE, NCERT, ये सब क्या है, सेंट्रल बोर्ड है। स्टेट बोर्ड जैसे RBSE हो गया आपका, कर्नाटका बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ये होते हैं स्टेट बोर्ड। तो इनके बीच में एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो NCF 2005 जो है, NCF 2005, इसका मेन जो फोकस है वो है कि एजुकेशन जो होती है यानी कि शिक्षा जो है या फिर लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, समावेशित होनी चाहिए और रिलीवेंट होनी चाहिए। ठीक है। बच्चा चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ पाए, क्रिएटिविटी के साथ काम कर पाए और जो स्किल्स हैं उनको वो डेवलप कर पाए। रूट मेमोराइजेशन जो है उसको इसमें जड़ से ख़त्म करना होता है। बेसिकली बच्चे को क्या बनाना है, क्रिटिकल थिंकर। ठीक है। NCF 2005 जो है वो क्या करता है, जो एजुकेटर्स होते हैं, पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन बनाता है। आपने देखा होगा कई बार ग्रुप टीचिंग होती है। मान लीजिए किसी टीचर को फिजिक्स नहीं आती, किसी को केमिस्ट्री आती है, किसी को बायोलॉजी नहीं आती, तो उसमें क्या है, टीचर से ग्रुप बना के किसी क्लास को पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो विज़न होता है वो प्रॉपर तरीके से बच्चों के सामने आप अच्छे तरीके से रख पाते हो। अब है यहाँ पे जो मैथमेटिक्स पेडागोजी है उसमें NCF 2005 से रिलेटेड क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रायोरिटी इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। अगर हम NCF 2005 के अनुसार देखें तो इनमें से कौन सी प्रायोरिटी जो है वो मैथमेटिक्स एजुकेशन में काउंट नहीं होती। कनेक्टिंग मैथमेटिक्स विद रियल लाइफ, बिल्कुल सही बात है। NCF का तो पर्पज़ ही यही था कि आप बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हो वो उसके रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्टेड हो। रूट मेमोराइजेशन को प्रमोट करना नहीं, बल्कि रूट मेमोराइजेशन को जड़ से ख़त्म करना होता है। एनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग डिस्पाइटिंग एस्थेटिक एप्रिसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या है, रूट मेमोराइजेशन वाला गलत हो जाएगा क्योंकि पूछा क्या है, कौन सी जो है वो मैथमेटिक्स एजुकेशन में NCF की प्रायोरिटी नहीं है। मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से जोड़ो, बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग को बच्चे के अंदर डेवलप करो, सही बात है। एस्थेटिक एप्रिसिएशन बच्चे के अंदर डेवलप करो मैथमेटिक्स का, वो भी सही है। लेकिन रूट मेमोराइजेशन को बच्चे के अंदर प्रमोट करना नहीं होता, यानी कि चीज़ों को रटना। So the option 2 is incorrect. What is the primary purpose of mathematics teaching at the upper primary level as per NCF 2005? जो प्राइमरी पर्पस होता है यानी कि प्राथमिक जो उद्देश्य है मैथमेटिक्स को पढ़ाने का अपर प्राइमरी लेवल पर यानी कि 6 to 8 में NCF 2005 जो है उसका क्या प्राइमरी पर्पस है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप 6 to 8 के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एनकरेजिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के अंदर अमूर्त तर्क यानी कि बच्चा हाइपोथेटिकल जो सिचुएशंस हैं उनको भी अपने दिमाग में क्लियर करे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को लेके एक प्रॉपर समझ बच्चे के अंदर डेवलप हो। टीचिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, नहीं, बच्चे को हमें ये नहीं बताना है कि मैथ की हिस्ट्री क्या रही है, आर्यभट्ट ने क्या बनाया, ये सब नहीं सिखाना है। मेमोराइजिंग टेबल एंड फॉर्मूलाज, जहाँ भी मेमोराइजिंग वर्ड आएगा वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है।
Which of the following does NCF 2005 emphasizes to make mathematics education inclusive? जो NCF 2005 है वो किस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है कि जो मैथमेटिक एजुकेशन है उसको समावेशित किया जा सके? यूजिंग ओनली एडवांस मेथड ऑफ टीचिंग, केवल एडवांस मेथड को यूज़ करके हम NCF को नहीं कर सकते इंक्लूसिव। एनकरेजिंग मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे को किस में इन्वॉल्व कीजिए? मैथमेटिक एक्टिविटीज़ में, छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछिए, कैलकुलेशंस पूछिए और बच्चे को प्रोजेक्ट दीजिए। रिलाइंग सोलेली ऑन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, अगर आप बच्चे को केवल टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे रखेंगे तो इसमें क्या होगा, बच्चा चीज़ों को रटेगा। एक्सक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस, नहीं, अगर आप टफ सिलेबस जो है, टफ जो टॉपिक्स हैं उनको सिलेबस से हटा देंगे तो भी बच्चा जो है वो वीक रह जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। हाउ डज NCF 2005 प्रपोज टू रिड्यूस द फियर ऑफ मैथमेटिक्स अमॉन्ग स्टूडेंट? NCF 2005 जो है उसने कैसे मैथमेटिक्स का जो डर है वो बच्चों के अंदर धीरे धीरे रिड्यूस किया? बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स अर्ली ऑन, क्या जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको शुरुआत में ही बता दिया? बाई कनेक्टिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स एवरीडे एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चे की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको जब बच्चे की रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करते हो तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ से डरना छोड़ देता है। बाई लिमिटिंग द स्कोप ऑफ द सिलेबस, नहीं, हमें सिलेबस को लिमिटेड नहीं करना है। बाई फोकसिंग ऑन एग्जाम्स रेदर देन एक्टिविटीज़, बल्कि बच्चे की एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहिए रेदर देन एग्जाम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एज पर NCF 2005 व्हाट शुड बी द टीचर्स रोल इन टीचिंग मैथमेटिक्स? NCF 2005 के अकॉर्डिंग एक टीचर का रोल गणित को पढ़ाने में क्या होना चाहिए? टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, अगर आप बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दोगे तो टीचर क्या हो जाएगा, सेंटर में, बच्चा कैसा हो जाएगा, पैसिव। टू एक्ट एज फैसिलिटेटर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हो रहा है तो उस टाइम आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप बच्चे को कुछ क्लूज देके या थोड़ी बहुत हेल्प करके बच्चे को आगे ले जाएं। टू इंश्योर दैट स्टूडेंट मेमोराइज ऑल फॉर्मूलाज, जहाँ भी फॉर्मूला रटने की बात आएगी वहाँ पे NCF फेल हो जाता है। टू प्रायोरिटाइज कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, नहीं, NCF का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर दो। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Which teaching method is aligned with NCF 2005 recommendations for upper primary mathematics? कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो NCF 2005 की जो रिकमेंडेशन है उसके साथ अलाइन होता है अपर प्राइमरी मैथमेटिक्स के केस में? ठीक है, मतलब 6 से 8 के जो बच्चे हैं उनको NCF 2005 की रिकमेंडेशन के हिसाब से किस टीचिंग मेथड से पढ़ाना चाहिए? एक्सप्लेनिंग थियोटिकल कॉन्सेप्ट विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नहीं, अगर आप बच्चे को सिर्फ थियोटिकल कॉन्सेप्ट समझाएंगे ना तो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। यूजिंग ग्रुप वर्क एंड प्रोजेक्ट्स टू एक्सप्लोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे को क्या कह दीजिए, ग्रुप वर्क दीजिए। जब बच्चा ग्रुप में काम करता है ना तो एक दूसरे से डिस्कशन करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। बच्चे को प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना। फोकसिंग सोलली ऑन टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, नहीं, कभी भी हमें टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स पे बच्चों को फोकस नहीं करना है। गिविंग रिपीटेड ड्रिल्स फॉर मेमोराइजेशन, जहाँ भी मेमोराइजेशन आएगा और प्रैक्टिस एंड ड्रिल आएगा वो क्या होता है, NCF के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब है आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस। What is one of the most significant changes in mathematics pedagogy recommended by NCF 2005? जो NCF 2005 है उसके द्वारा मैथमेटिक्स जो पेडागोजी है यानी कि गणितीय शिक्षा शास्त्र जो है उसमें कौन सा सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है? एम्फेसिस ऑन कंप्यूटेशनल स्पीड, फोकस ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक मैथमेटिकली, यूजिंग मैथमेटिक्स एज ए टूल फॉर रोट मेमोराइजेशन, अवॉइडिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जब आप टेक्नोलॉजी को क्लास में यूज ही नहीं करोगे और उसको अवॉइड करोगे, अब आजकल डिजिटल ब्लैक बोर्ड आने लगे, अगर हम उनको इग्नोर करने लग जाएंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? यूजिंग मैथमेटिक्स एज ए टूल फॉर रोट मेमोराइजेशन, नहीं, हमें मैथ को कभी भी चीज़ों को रटने के लिए एज ए टूल यूज नहीं करना है। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक मैथमेटिकली, बिल्कुल सही बात है। टीचर का मेन काम ये है कि बच्चे की जो थिंकिंग है उसको क्या करे, उसका मैथमेटाइजेशन कर दे। बच्चा क्या करे, चीज़ों को मैथमेटिकली रूप में सोचे। कंप्यूटेशनल स्पीड पे नहीं, ये नहीं कि कंप्यूटर जैसी स्पीड में बच्चा कैलकुलेशंस को करने लग जाए। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
अकॉर्डिंग टू NCF 2005, which recommends integrating which of the following to enhance mathematics learning? NCF 2005 के अनुसार कौन सी चीजें हैं, ठीक है, NCF 2005 क्या रिकमेंड करता है, मतलब इंटीग्रेटिंग मतलब एकीकृत करने में, मैथमेटिक्स लर्निंग को एनहेंस करने के लिए, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल, ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम एट एन अर्ली एज, मेमोराइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स इन मैथमेटिक्स। बच्चे को कभी भी गणित के बारे में या मैथ के बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रटाना नहीं है। इवन साइंस में भी, मैथ में भी, हिस्ट्री में भी, कहीं भी बच्चे को आप रोट मेमोराइजेशन नहीं करोगे। बच्चे को अर्ली स्टेज पे ही कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम से लेना नहीं। बच्चे की एक पर्टिकुलर एज होती है, अगर 12 साल से ऊपर का बच्चा है तो बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस देना, ये भी यहाँ पे गलत है। लेकिन बच्चा जब रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या करता है, चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ता है, मतलब सारी चीज़ों को आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हो, दैट इज द बेस्ट वे टू मैथमेटिक्स लर्निंग। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लिंक मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट? NCF 2005 के अनुसार ये क्यों जरूरी है कि मैथमेटिक्स को आप दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करें? टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, जब भी हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके पढ़ते हैं ना, वो कभी भी आपके डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज नहीं करेगा। टू मेक मैथमेटिक्स मोर इंटरडिसिप्लिनरी एंड मीनिंगफुल, बिल्कुल सही बात है। मैथ को जब आप साइंस से रिलेट करके पढ़ोगे, फिजिक्स करते हैं, फिजिक्स में मैथ ही आती है, SST में कई बार कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बनाती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एकीकृत रूप में चीज़ों को पढ़ना, और मीनिंगफुल वे में हम मैथ को पढ़ते हैं। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द सिलेबस, जब आप मैथ को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ते हो तो उससे सिलेबस में कंटेंट कम हो जाता है, नहीं। कंपटीशन बच्चों के अंदर जनरेट करना, ये भी गलत है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। What type of assessment strategy does NCF 2005 recommend for mathematics? जो मैथमेटिक्स है उसके लिए NCF 2005 किस टाइप की स्ट्रेटेजी को रिकमेंड करता है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बिल्कुल सही बात है, CCE को करता है वो, क्यों? क्योंकि इसमें FA भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट ओनली, स्टैंडर्ड टेस्ट अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट जो होते हैं वो आपके ऑलमोस्ट समेटिव टेस्ट होते हैं। जब हम बोर्ड एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जो सारे बच्चों के लिए एक जैसा होता है। असेसिंग ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, नहीं, बच्चे को अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हो तो बच्चे को आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी दीजिए। ग्रेडिंग बेस्ड सोलिली ऑन फाइनल एग्जाम्स, बच्चे की जो ग्रेडिंग होती है वो पूरे साल की परफॉर्मेंस होती है, ना कि केवल समेटिव एग्जाम्स की और ना ही फाइनल एग्जाम्स की। नेक्स्ट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स NCF 2005 अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स? इनमें से कौन जो है वो बेस्ट तरीके से NCF 2005 की अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है मैथ में जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? स्टूडेंट शुड बी गाइडेड टू मेमोराइज द सॉल्यूशन, कभी भी मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करना है। स्टूडेंट शुड एक्सप्लोर मल्टीपल मेथड्स टू अराइव एट ए सोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। आप जितना ज़्यादा डाइवर्जेंट तरीके से चीज़ों को सोचेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से टीचिंग होती है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ये आपको नहीं आ रहा, तो हम जरूरी नहीं कि एक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं सिर्फ वैसे ही सोचें, हम इसको 50 तरीके से सॉल्व करने के तरीकों को अपना सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट शुड रिलाई ओनली ऑन टीचर प्रोवाइडेड मेथड्स, नहीं, बच्चे को कभी भी टीचर के द्वारा प्रोवाइड गए मेथड्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। स्टूडेंट शुड अवॉइड नॉन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग, जो स्टूडेंट है उसको नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स को अवॉइड करना चाहिए, नहीं, बच्चा जिस मेथड से भी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सके उसको उस मेथड को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। How does NCF 2005 propose to deal with gender bias in mathematics education? NCF 2005 जो है वो जेंडर बायसनेस के साथ कैसे डील करता है मैथमेटिक्स एजुकेशन में? टू एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन मैथमेटिकल एक्टिविटीज़। आप किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में अगर जेंडर बायसनेस लाते हैं तो उस चीज़ को इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जेंडर इक्विटी जो है उसको प्रमोट कीजिए, जहाँ पे मेल और फीमेल जो है उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। टू रिड्यूसिंग द सिलेबस फॉर गर्ल्स, अगर आप ये काम करेंगे कि लड़कियों के लिए सिलेबस कम कर देंगे तो उसमें क्या होगा, ये जेंडर बायसनेस को प्रमोट करेगा।
सेग्रीगेट करना बॉयज़ और गर्ल्स को मैथ की क्लास में, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना, हमें लड़का और लड़की को अलग अलग नहीं करना है। बाई एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स, कोई भी हमें टॉपिक बाहर सिलेबस से नहीं करना है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Now practical classroom application question. As per NCF 2005, how can a teacher make a lesson on fraction engaging? NCF 2005 के अनुसार एक टीचर जो है वो कैसे लेसन बना सकता है बच्चों को एंगेज रखते हुए? बाय सॉल्विंग ऑल टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड। अगर आप टीचर सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पे सॉल्व कर देगा तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो कुछ भी नहीं करेंगे। बाय यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स लाइक डिवाइडिंग ए पिज्जा इनटू पार्ट्स, यहाँ क्या है? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस पढ़ते हैं हम, भिन्न जो होती है, तो उसमें हमें क्या करना है? रियल लाइफ एग्जांपल देना है। कैसे? आपने पिज़्ज़ा को डिवाइड किया, कैसे? पार्ट्स में। तो बच्चा क्या करेगा? बहुत ध्यान से उस चीज़ को देखेगा। बाई आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज फ्रैक्शन रूल्स, बच्चे को कभी भी कोई भी रूल जो है वो रटाना नहीं है। बाई गिविंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर होमवर्क, ये नहीं कि बच्चे को आप हार्ड प्रॉब्लम दे दोगे तो बच्चा जो है वो चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेगा। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Why does NCF 2005 advocate activity based learning in mathematics? जो NCF 2005 है वो किस चीज़ को एडवोकेट करता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि क्रियात्मक आधारित जो अधिगम है उसको NCF 2005 कैसे एडवोकेट करता है या कैसे प्रमोट करता है? टू रिड्यूस द नीड फॉर टेक्स्ट बुक, जो बुक्स होती हैं उनके लिए जो आवश्यकता है उसको कम करके नहीं, बच्चों को एक्टिवली इंगेज करना और जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चों के अंदर डेवलप करना स्टार्ट करना। बिल्कुल सही है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना नहीं। टू सिंप्लीफाई द सिलेबस, हमें सिलेबस को भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका NCF फिनिश होता है। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।